So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और आज अपने इस थर्ड वीडियो में आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे कि प्लांट्स में, फ्लावर्स में किस तरीके से नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें देखने चल रहे हैं, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप अपने इस वीडियो पर आ जाइए। कल के टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा, बहुत ही अच्छी बात है। रीडिंग वगैरह करते रहिए। आते हैं अपने पीपीटी पर और देखते हैं आज हमें यहाँ पर कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो आज का फर्स्ट मेन टॉपिक रहेगा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अभी हम लोग, ये वर्ड अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको तुम देखोगे तो समझ जाना कि फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनसे फ्लावर निकलते हैं, उनको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। सेकेंड टॉपिक अपना रहेगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। जो हम इंसान लोग हैं, ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ये देखेंगे। और इसका एक सब टॉपिक लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये अपने 3 टॉपिक रहने वाले हैं आज की वीडियो में। आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है दिक्कत हो गई गुरु, 1 मिनट रुकिए भाई साहब। तो बता तो आज का अपना पहला टॉपिक आता है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यहाँ पर देखने चल रहे हैं। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं बहुत ही आसान तुम्हें लगेंगी, समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी टॉपिक्स को हम आज पढ़ेंगे जो चीज़ें हम अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे जाइगोट है, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट्स, तो ये सब चीज़ें डीएनए कॉपी वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन आज तुम्हें अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं आती हैं तो शाम को ज़रूर बताइए। चलते हैं अपने टॉपिक पर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर्स। तो एंजियोस्पर्म वर्ड आ गया। अभी तुम्हें बताया कि ऐसे प्लांट जिनके पास फ्लावर होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। ठीक है, ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो कि जो हमारे फ्लावर होते हैं उनके 4 मेन पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। सेपल क्या होता है, तो ये जो हमारा थोड़ा सा ग्रीन कलर का पार्ट होता है फ्लावर में, नीचे की तरफ जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, इसको हम लोग सेपल कहते हैं। जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पंखुड़ी होती है, उसको पेटल कहते हैं, जो कलरफुल होती हैं। ठीक है, फिर स्टेमन, स्टेमन अपना ये है। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और उसके बाद हमारा है पिस्टिल, और पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा अपना ये पार्ट है, स्टाइल ये जो इलोंगेटेड पार्ट है, और ओवरी यहाँ पर मिडिल में जो है। ठीक है, स्टेमन को हम लोग मेल पार्ट कहते हैं, मेल पार्ट कहते हैं। इस फ्लावर में मेल फीमेल साथ में है, ये मेल पार्ट है। और जो पिस्टिल है अपनी, पिस्टिल ये है फीमेल पार्ट। ठीक है, समझ गए। सेपल्स क्या होगा, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का। पेटल्स जो कलरफुल पंखुड़ियाँ जिसको कहते हैं, वो पेटल है हमारी। स्टेमन, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट, वो हमारा मेल पार्ट है फ्लावर का। और पिस्टिल, पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये हम अभी अलग अलग पढ़ेंगे कि स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, क्या इनका योगदान रहता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें देखेंगे। और ये होती हैं फीमेल पार्ट पिस्टिल। स्टेमेंस एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स। अब स्टेमेन, तो मैं बताया कि स्टेमेन और पिस्टिल ये दोनों क्या हैं, मेल और फीमेल पार्ट हैं। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ये दोनों क्या हो गई, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गई हमारे फ्लावर की। वॉट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल सर्व। अब भाई साहब स्टेमेन और पिस्टिल ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हो गया, तो सेपल और पेटल का काम क्या है? तो सेपल का काम होता है कि जो हमारी नई नवेली कलियां होती हैं, ठीक है, जो नए बर्ड्स निकलते हैं उनको सिक्योर करने के लिए एक कवच के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में ये उसके ऊपर लगी रहती हैं। जब तुम किसी कली को देखोगे तो उसके ऊपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से इस तरीके से ढंका रहता है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, हमारे बर्ड्स को तब तक सेफ किए रहती हैं जब तक कि वो मैच्योर इनफ नहीं हो जाती हैं अपनी रक्षा खुद करने के लिए। और पेटल काम क्या करता है, तो पेटल, ये पेटल क्या होते हैं, पेटल ये पंखुड़ियाँ जो होती हैं जो रंग बिरंगी दिखती हैं, तो देखने में क्या लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ये क्या करती हैं, बहुत सारे जो भंवरे होते हैं उनको क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये काम करती हैं। भंवरे का काम क्या है अभी देखेंगे, ठीक है। भंवरे का इसके पास आना बहुत ही ज़रूरी रहता है फ्लावर के पास, तभी इनका कुछ कुछ फ्लावर में क्या होता है, ये मेल और फीमेल पार्ट साथ में नहीं रहते हैं। तो मेल गैमेट्स को लाने में ये भंवरे जो होते हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, ये हेल्प करती हैं, ठीक है। तो पेटल्स और सेपल का काम जान गए। पेटल्स हमारा जो है ये काम करेगा अट्रैक्ट करने के लिए, जो बीज हैं, भंवरे हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। और सेपल्स काम करेगा हमारी जो नई नवेली कलियां हैं, बर्ड्स हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, papaya watermelon, when it contains either stamens or pistil, or bisexual, hibiscus mustard, when it contains both stamen and pistil। देखो यूनिसेक्सुअल मतलब हो गया, यूनी मतलब एक सेक्स वाला, मतलब या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट है। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेक्स है, या तो वो मेल है या तो फीमेल है। लेकिन जैसे ये हिबिस्कस है, ये अपना क्या है, हिबिस्कस, गुड़हल का फूल है, ठीक है। तो इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों हैं, तो इसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे, इसके पास 2 सेक्स हैं, क्लियर। और लेकिन ये जो अपना है वाटरमेलन और पपाया, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस pollen grains that are yellowish in color। स्टेमेन, तुम्हें बताया कि स्टेमेन क्या है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये pollen grains को प्रोड्यूस करते हैं, pollen grains को प्रोड्यूस करते हैं। You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hands if we touch the stamen of a flower। जब तुम किसी फ्लावर के स्टेमेन को टच करोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ येलोइश कलर का लग जाएगा, वही है pollen grains। Pistil is present in the center of a flower। Pistil is present in the center of a flower and is the female reproductive part। It is made of 3 parts। पिस्टिल क्या रहता है, हमारे फूल के बीचों बीच में होता है। ये फूल है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा पिस्टिल है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पिस्टिल है, मतलब बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है अपने फ्लावर का। और इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। तो ऊपर वाला स्टिग्मा, इलोंगेटेड पाथ, इलोंगेटेड जो ये पाइप जैसा है, इसको स्टाइल, और लास्ट में नीचे की तरफ ओवरी रहता है। ओवरी इसका मेन पार्ट है। The saloon bottom part is ovary, middle elongated part is the style, and the terminal part which may be sticky is the stigma। कह रहे हैं जो थोड़ा सा सैलोइन बॉटम है हमारा, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, थोड़ा सा ये फूला हुआ है, सैलो है, तो इसको क्या कह रहे हैं, ओवरी कह रहे हैं। जो इलोंगेटेड ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, स्टाइल। इसको क्या कह रहे हैं, स्टाइल कह रहे हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि थोड़ा सा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग शेल। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो कह रहे हैं कि जो हमारा ओवरी है, यहाँ पर फीमेल जर्म सेल होते हैं, फीमेल जर्म सेल होते हैं या फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो यहीं पर ये जो पॉलन ग्रेन है, हमारे जो मेल गैमेट हैं,
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकले ना, एंथर से निकले हैं, तो एंथर से निकले हैं तो ये क्या हो गया, मेल गैमेट्स हो गया। तो मेल गैमेट्स आकर के यहाँ पर फ्यूज होता है, इस ओवरी में आकर के फ्यूज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स से। द फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। जब फ्यूजन होता है दोनों मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स का, तो फर्टिलाइजेशन होकर के क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। ठीक है, जाइगोट मिलता है, जो कि जाइगोट फिर एक नए प्लांट में चेंज हो जाता है, कैपेबल होता है एक नया प्लांट बनाने में। Thus, the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma। ठीक है, स्टेमेन क्या है हमारा, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमेन में क्या लगा रहता है, स्टेमेन में ये पॉलन ग्रेन्स लगे रहते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुँचाने हैं, स्टिग्मा तक। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुँचने हैं, ठीक है, तभी तो स्टिग्मा में, स्टिग्मा से फिर ये जाएगा स्टाइल से होता हुआ ओवरी में। ठीक, if this transfer of pollen occurs in the same flower, it is referred to as self pollination। ठीक है, it is referred to as self pollination। मतलब इस तरीके से समझो कि यहाँ पर जो हमारा स्टेमेन टू द स्टिग्मा, ठीक है, जो हमारा क्या है, स्टेमेन है, यहाँ से समझो, ठीक है, इस फ्लावर से समझो यहाँ पर कि स्टेमेन से जो हमारे ये पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, अगर ये सेम फ्लावर के स्टिग्मा से होते हुए ओवरी में पहुँच रहे हैं, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इसके स्टेमेन से पॉलन ग्रेन्स निकल के किसी दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स निकलकर कहाँ गए, अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पिस्टिल पे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स निकल के किसी दूसरे फ्लावर के पिस्टिल में जाएंगे, तब वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross pollination। This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like wind, water और animals। ये जो pollen ट्रांसफर हो रहे हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर चले जा रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, तो विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, या फिर एनिमल्स की हेल्प से इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, by the medium of wind, water and animals। After the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary। For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary। कह रहे हैं जब कोई पॉलन कहाँ पर है, स्टेमन के पास। स्टेमन क्या है, तो अपने फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वहाँ से जब पॉलन ग्रेन्स आ रहा है, इस स्टिग्मा जो कि चिपचिपा पदार्थ है, स्टिकी सब्सटेंस है ये अपने इस फ्लावर का, तो यहाँ पर आकर के ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। अब भाई यहाँ से काम तो बनना नहीं है, इसको स्टाइल से होते हुए ओवरी पहुँचना है, तो वो कैसे पहुँचेगा, तो जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिक करता है, तो इसमें क्या होने लगता है, इसमें एक ग्रोथ होने लगती है। एक क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर, एक यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी में से बीच में ये देखो जो मेल जर्म सेल है गोल गोल, ये आता है इसी पाइप से होता हुआ यहाँ पर ओवरी। समझ गए, ठीक है। और ये पाइप कैसे बनी, तो ये पाइप बनाने वाले पॉलन ग्रेन्स ही हैं हमारे। पॉलन ग्रेन्स वहाँ स्टिक हुए और उनमें ये ग्रोथ होना शुरू हुई। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने को ही हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, दोनों मेल फीमेल गैमेट्स मिलने के बाद इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और बनता क्या है, जाइगोट। और फिर जाइगोट क्या होता है, अलग अलग पार्ट में कई बार डिवाइड होता है।
The ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed. उसके बाद जो भी ओयूल बनेगा उसके पास एक टफ कोट होती है. कोट क्यों हो रही है? क्योंकि उसको भाई अभी नया एग्जिस्टेंस है उसका, तो नए इन्वायरमेंट में थोड़ा सा उसको रहने के लिए एक ऊपरी सुरक्षा कवच की आवश्यकता होगी. वजह से ईश्वर ने इस तरीके से व्यवस्था बनाई है कि वो एग्जिस्ट कर पाए. द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट. जो पूरा का पूरा अपना ओवरी पार्ट है फ्लावर का, ये राइपन होता है, पकता है और एक फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्राइवल एंड फॉल ऑफ. भाई ओवरी जो था, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, तो ओवरी जो था ये पक करके फ्रूट के रूप में चेंज हो गया है. लेकिन इसके जो और पार्ट्स थे, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमेंस हैं, स्टाइल है, स्टिग्मा है, मतलब इसको छोड़ करके और जितने पार्ट हैं ये श्राइवल होके मतलब सूख करके नीचे गिर जाते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट. कह रहे हैं क्या कभी तुमने ऑब्जर्व किया है कि किसी ऐसे क्या लिखा है, हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? ठीक है, क्या किसी फ्लावर को तुमने ये फ्रूट में चेंज होते हुए देखा है? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट. सीड फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? तो सीड फॉर्मेशन जरूरी इसीलिए है क्योंकि नया प्लांट तभी बनेगा जब सीड्स आएंगे. The seed contains the future plant of embryo which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. तो जो नए सीड्स होते हैं और वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी को जर्मिनेशन का प्रोसेस हम लोग कहते हैं, इस नाम से जानते हैं. एक्टिविटी 7.7, यहाँ पर देखो चना लिया गया है, ठीक है, और चना को वेट वगैरह करके एक अच्छे से कपड़े वगैरह में लपेट करके इसको मॉइस्चराइज किए हैं. तो यहाँ पर ये इस तरीके का पार्ट क्या हुआ है, डेवलप हुआ है. इस एक्टिविटी को पढ़ना, समझना और बताना, ठीक है. अब हमारे पास आता है आज का दूसरा मेन टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. कि आखिर ह्यूमन बींग्स कैसे ने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोसेस है. So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. अभी तक हम लोगों ने asexual type of reproduction देखा था, उसमें हम लोगों ने fission देखा, fragmentation देखा और fission, fragmentation और budding देखा, ठीक है. तो इस तरीके से काफ़ी उसमें asexual type of reproduction देखे और उसके बाद हम लोग फ्लावर में भी देखे किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. लेकिन अब आते हैं अपने ह्यूमन बींग्स पर किस तरीके से हो रहा है. लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है. क्यों? क्योंकि भाई साहब हम इंसान क्या होते हैं, बहुत ही स्वार्थी. देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, जो हमारे फायदे के लिए है उसको उसमें इंटरेस्ट है. ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? तो ह्यूमन कैसा मोड यूज करते हैं? तो सेक्सुअल टाइप का, नॉट असेक्सुअल. Let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our body change as we become older. ठीक है. अब जब तुम बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, स्कूल जाना शुरू किए थे, तब से लेकर के अब में देखोगे तो तुम्हारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. और जब तुम बूढ़े हो जाओगे, ठीक है, जब तुम्हारे बूढ़े हो जाओगे, एक ठो छड़ी लिए रहोगे और इस तरीके से चलते रहोगे, तब आज में और उसमें तुम्हारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आया रहेगा, ठीक है. यू हैव लर्न चेंजेस दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8th ऑल्सो. कह रहे हैं क्लास 8th में भी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो कि कैसे कैसे जैसे हम लोग ओल्डर होते रहते हैं, जैसे हम लोग बड़े होते रहते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज़ इंक्रीज्ड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ. हाइट में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है. हाइट
जब छोटे रहते हो तो बहुत ही छोटी हाइट रहती है, और जैसे जैसे बड़े होते हो तो हाइट बढ़ती रहती है, और एक ऐसा भी पॉइंट आता है कि फिर उससे ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती। ठीक है, वी एक्वायर टीथ, वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू वंस। इस तरीके से टीथ के साथ भी होता है भाई साहब। ठीक है, हमारे जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं, और दूध के दांत जब टूटते हैं तो फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपने बॉडी में। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर। तो ये सब जो चेंजेस हैं ये जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हैं, हमारा ग्रोथ हो रहा है तो ये जनरल चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। बट इन अर्ली टीन एज ईयर्स a whole new set of change occurs that cannot be explained simply as body enlargement। ठीक है, लेकिन जब टीन एज पे आते हैं मीन्स 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज पे आते हैं तो हमारे बॉडी में काफ़ी ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि बॉडी इनलार्जमेंट, सिंपल हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी बड़ी हो रही है तब ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बॉडी इनलार्जमेंट तो बस ये है कि जब हम छोटे थे तब हमारी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, हमारे जो दूध के दांत है, मिल्क टीथ है, वो गिर रहे हैं। ठीक है, बाल ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इनलार्जमेंट हो रहा है। लेकिन जो टीन एज ईयर्स में बॉडी में चेंजेस आते हैं उनको हम एक्सप्लेन सिंपली इस तरीके से नहीं कर सकते। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, proportion change, new feature appear and so do new sensation। लेकिन जैसे ही टीन एज में आते हैं वैसे ही बॉडी में चेंजेस आते हैं और कुछ नए नए फीचर्स अपीयर होते हैं जो अभी तक हमें नहीं देखने को मिला। Some of these changes are common to both boys and girls। We begin to notice thick hair growing in new parts of body such as armpits and the genital area between the thighs। अब कुछ ऐसे चेंजेस हैं, कुछ टीन एज में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि बॉयज़ और गर्ल में कॉमन है। वो क्या है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स में नए नए थिक एयर मतलब मोटे हेयर अपीयर होते हैं आर्मपिट्स पर, जेनिटल एरिया जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बिटवीन द थाइज, वहाँ पर हमारे थिक हेयर ग्रो होना शुरू होते हैं। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। Thinner hair can also appear on legs and arms as well as on the face। ठीक है, दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं इस एज में। ठीक है, और स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क होना शुरू होता है। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। और जो स्किन है अक्सर देखे होंगे कि ऑयली होती रहती है, स्किन पर ऑयल आता है और पिंपल्स वगैरह भी अपीयर होते हैं इस एज में। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस and aware of both our own bodies and those of the others in new ways। और हम अपनी बॉडी में ऐसे कई सारे चेंजेस देखते हैं इस एज में और दूसरे की बॉडी में भी ऑब्जर्व करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो ये सब जो ऊपर चीजें पढ़ें, पिंपल्स होना, ऑयली होना, नए हेयर ग्रो करना आर्मपिट्स या जेनिटल एरिया में। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉमन अपने चेंजेस हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं अपने बॉडी पार्ट्स में जो कि बॉयज और गर्ल में क्या है, डिफरेंट है। क्या है, इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, तो इसमें गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है प्लस उनकी स्किन का कलर क्या होता है, थोड़ा सा डार्क होता है। Also, girls begin to menstruate at around this time। Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voices begin to crack। Girls इस समय menstruation cycle से गुजरती हैं इस टीन एज में। प्लस बॉयज़ में फेस पर वही दाढ़ी मूछ की बात हो रही कि नए नए हेयर ग्रोथ होते हैं और जो वॉइस होती है वो थोड़ा सा क्रैक होना शुरू करती है। ठीक है, यदि गर्ल्स की वॉइस और बॉयज़ की वॉइस अर्ली एज में तुम देखोगे जब बेबीज रहते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि गर्ल की वॉइस है या बॉय की वॉइस है। लेकिन जैसे वो टीन एज में आते हैं तो लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सी पतली रहती है और बॉयज़ की आवाज़ थोड़ा सा फटने लगती है, क्रैक होने लगती है।
तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फर्दर द पेनिस occasionally begins to become enlarged and either in daydreams or at night। तो लड़कों में क्या चेंज होते हैं कि पेनिस में थोड़ा सा इरेक्शन होने लगता है, इनलार्ज होने लगता है। All of these changes take place slowly over a period of months and years। ये सब जो चेंजेस हैं, ये एक दिन में नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे भाई 13 to 19 ईयर्स है ना, लगभग 6-7 साल का अच्छा खासा गैप है। तो इसमें ये जो चेंजेस हैं ये धीरे धीरे होते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन नॉर डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। इसकी कोई एग्जैक्ट एज नहीं है, तो मैं बताया टीन एज में ये धीरे धीरे प्रोसेस होता रहता है और हर एक पर्सन में किसी सेम टाइम में ये काम नहीं होता है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली। कुछ ऐसे पीपल हैं जिनके ये जल्दी हो जाता है, ये हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, और कुछ पर्सन में ये बहुत ही स्लोली होता है। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीटली क्विकली आइदर। तो जल्दबाजी में नहीं होता, ये आराम से धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। सो फॉर एग्जाम्पल thick hair on the face in boys appears as a few scattered hairs first and only slowly does the growth begin to become uniform। Even so all these changes show differences between people। Just as we have differently shaped noses or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of the breast or penis। All of these changes are एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं कि हमारे बॉडी पर थिक हेयर ग्रो होने लगते हैं। तो पहले क्या होते हैं, पहले स्कैटर्ड रहते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे यूनिफॉर्मिटी आने लगती है, दाढ़ी मूछ अच्छी दिखने लगती है। शुरुआत में जो दाढ़ी मूछ आती है कुछ यहाँ होगी कुछ यहाँ होगी, लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉपर शेप ले लेती है तो फिर अच्छी लगती है। ठीक है, कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे डिफरेंट मतलब जो नोज़ हैं, फिंगर्स हैं, इनकी अलग अलग शेप हैं, जैसे जैसे पर्सन वैरी करते हैं, डिफर करते हैं, वैसे ही नोज और अपने फिंगर्स का साइज शेप अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं अपने पेनिस, ब्रेस्ट, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनकी भी साइज पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। ये जितने भी चेंजेस हैं ये सब हमारे सेक्सुअली कितने मैच्योर है बॉडी, उस पर डिपेंड करते हैं। Why does the body show sexual maturation at this age? अब सवाल उठता है कि आखिर इस एज में ही 13 to 19 ईयर्स में ही क्यों सेक्सुअली इस एज में ही क्यों मैच्योरेशन, सेक्सुअली मैच्योर होते हैं पर्सन। वी हैव टॉक्ड about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized functions। The creation of germ cell to participate in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plants develop special cell and tissue types to create them। ठीक है, तो इस एज में क्यों ये सेक्सुअल मैच्योरेशन का काम हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग प्लांट में देखे, अभी फ्लावर में देखे ना कि किस तरीके से हमारे जो स्टेमेन है उससे पॉलन ग्रेन्स निकल रहा है, स्टिग्मा में आकर के स्टिक हो रहा है, उसके बाद अपने स्टाइल से होता हुआ ओवरी में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई नए प्लांट्स को जनरेट करना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि स्पेसीज एक बार हो गई, एक हिबिस्कस का फ्लावर मिल गया तो यही एक अनोखा फ्लावर है और फ्लावर नहीं है। तो और फ्लावर को इस दुनिया में रखने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी होता है कि मेल जर्म सेल प्लस फीमेल जर्म सेल आपस में फर्टिलाइज करें। ह्यूमन बिगिंस ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बींग्स के पास भी कुछ स्पेशल होते हैं। जैसे उसके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं अपने फ्लावर्स के पास, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स के पास भी होते हैं। However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth। ठीक है, while that is happening, the maturation of the reproductive tissues is not likely to be a major priority। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय सिर्फ उसका शारीरिक विकास होता है, उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, तब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव टिश्यू पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसका ग्रोथ
इस हद तक हो गया कि अब उसकी हाइट नहीं बढ़नी है, उसकी हाइट लगभग उतनी ही रहनी है, तब फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यू पर मेन फोकस जाता है, ठीक है, तब वहां पर वो मैच्योर होना शुरू होता है। Thus, as a rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begin to mature. मतलब जनरल बॉडी जो और अपने बॉडी ऑर्गन्स हैं वो ग्रोथ हो चुके हैं, अब उसकी ग्रोथ लगभग स्टॉप हो चुकी है, ठीक है, तब हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर होना शुरू करते हैं, ठीक है, अब उन पर फोकस हो रहा है। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। और ये जो पीरियड है एडोलेसेंस का, जिसमें हम लोग ये सब चेंजेस देखते हैं, कुछ कॉमन चेंजेस हैं, कुछ डिफर चेंजेस हैं बॉयज और गर्ल्स में, तो इस एज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी एज। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो जितने भी हम लोगों ने चेंजेस देखे अभी तक, ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे ये देखें। तो वी मस्ट रिमेंबर that the sexual mode of reproduction means that germ cell from two individuals have to join together। भाई यही तो फर्क था अपने असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट काम कर ले रहा था, सिंगल पेरेंट से ही नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन सेक्सुअल में क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का ही काम बनता है। मेल और फीमेल गैमेट्स जब तक आपस में फ्यूज नहीं होंगे, उनका फ्यूजन नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट। जिस तरीके से एंजियोस्पर्म में जिस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हुआ कि मेल गैमेट्स अपने स्टेमन से निकल करके, जो कि वो पॉलिन ग्रेन्स के फॉर्म में थे, वो अपने उस पे स्टिग्मा में आकर के स्टिक हुई, फिर स्टाइल और ओवरी में होते हुए एक नए ओव्यूल्स को रिप्रोड्यूस किए, फिर वहां से एक नया प्लांट निकल के आ रहा है। तो उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में भी होगा। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन। इससे दो इंडिविजुअल अपनी बॉडी को ज्वाइन करके भी अपने जर्म सेल्स को क्या कर सकते हैं, फ्यूज करा सकते हैं, फर्टिलाइज करा सकते हैं, एज हैपन इन मेनी एनिमल्स, जैसा कि बहुत सारे एनिमल्स में देखने को मिलता है। ठीक, इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, ठीक है, अगर एनिमल्स मेटिंग के इस प्रोसेस में आते हैं, दियर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल बाय अदर इंडिविजुअल। मेनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या है, तो प्यूबर्टी यही एडोलेसेंस एज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्यूबर्टी क्या है, एडोलेसेंस एज है, जिसमें हमें काफ़ी चेंजेस अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स आर सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। नए नए बॉडी पार्ट्स पर, जेनिटल्स एरिया, आर्मपिट्स पर हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि मैच्योरेशन किसी बॉडी में प्लेस मतलब एक्ट हो रहा है। On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis, when it is capable of becoming erect. तो कह रहे हैं on the other hand, germ cells का अपने ह्यूमन बींग्स में जर्म सेल्स का जो एक्चुअल ट्रांसफर होता है, इसके लिए अपने बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स भी होते हैं, जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम कहते हैं। तो सच एज द पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग इरेक्ट। ये कब होगा, जब पेनिस के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इरेक्ट होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा इनलार्जमेंट हो, थोड़ा सा इरेक्शन हो, तब वो अपने जर्म सेल्स को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। इन मैमल्स such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. The female reproductive organ and breast will need to mature to accommodate these possibilities. भाई साहब बात ऐसी है कि हम ये जानेंगे कि मेल में क्या होगा, तो मेल में ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि पेनिस क्या हो सके, इरेक्ट होने के लिए कैपेबल हो। तो बात आती है कि फीमेल ऐसा कब कर सकती है, तो फीमेल में तब कर सकती है क्योंकि फीमेल की बॉडी में ही बेबी रहना है,
उसके वोम्ब में, उसके गर्भ में ही बेबी को रहना है। तो ऐसे समय में कि जब उसके ब्रेस्ट इस तरीके से कैपेबल हो सकें कि अपने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकें, दूध पिला सकें, प्लस अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मेच्योर हों उस समय। लेट अस लुक एट द सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम यहाँ देखने चल रहे हैं कि कौन कौन से अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल वाला कल देखा जाएगा। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिगर 7.10, यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, परिचित हो गए इससे। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहे हो कि जो पहली बार देख रहे हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दिख रहा है। ठीक है, इसके एक एक पार्ट को समझते हैं, क्या इनका योगदान है इन अचीविंग रिप्रोडक्शन। Consist of portion which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसका मेन काम ये है कि मेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना और कहाँ पे पहुँचाना, जहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन के साइट पे पहुँचाना है। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना। The formation of germ cells और sperms take place in the testes। germ cells का फॉर्मेशन और sperms का फॉर्मेशन, जिसको germ cell बोलो या sperm बोलो, वो कहाँ पर होता है, तो टेस्टिस में होता है, इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में होता है। These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आउटसाइड बॉडी क्यों होता है। आउटसाइड बॉडी क्यों होता है, तो भाई साहब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेन काम सिर्फ इतना ही है कि मेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना, और मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्म के नाम से जानते हैं, उसको बॉडी टेम्परेचर जो होता है अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे कम टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है प्रिपेयर होने के लिए। ठीक है, तो इनसाइड द बॉडी ये प्रिपेयर नहीं हो सकता है, इस वजह से टेस्टिस बाहर है। इस तरीके से ईश्वर की संरचना है भाई। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो ध्यान रखना, टेस्टिस थोड़ा सा कवर्ड रहता है स्क्रोटम से, थोड़ा सा नाजुक पार्ट होता है। तो स्क्रोटम जो बाहर की जो त्वचा होती है, बाहर की जो स्किन होती है, इसको स्क्रोटम बोलते हैं। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन brings about changes in the appearance seen in boys at the time of puberty। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स है, ये हमारी बॉडी में चेंज करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस सिक्रेट होता है, तो ये बॉयज़ की बॉडी में काफ़ी चेंजेस प्यूबर्टी में जो देखने को मिलता है, तो उसके पीछे यही वजह रहती है। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वैस डिफरेंसेस which unites with a tube coming from the urinary bladder। तो ये जो हमारा वैस डिफरेंस है भाई साहब, देखिए फिगर में। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग मेल जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। फिर ये जो यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको वैस डिफरेंस के नाम से जान रहे हैं, वैस डिफरेंस के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ से स्पर्म होता हुआ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से होता हुआ यहाँ पर आ रहा है, और एक पाइप इधर से आती है ब्लैडर से। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इसको। तो यहाँ से होता हुआ ये हमारे पेनिस स्ट्रक्चर से बाहर निकलता है, जर्म सेल इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, स्पर्म। ठीक है, और ये इस पाइप से जुड़ा रहता है, मतलब इसी में ही यूरिन का भी वही रास्ता है। ठीक भाई, आगे चलो। The urethra thus forms a common passage for both the sperm and urine। sperm और urine, ठीक है, तो दोनों का एक ही रास्ता है। Along the path of the vas differences, glands like the prostate and the seminal vesicles add their secretion so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provide nutrition। ठीक है, इस रास्ते में तुम्हें दो प्रकार की ग्लैंड भी दिखाई देगी। एक ये प्रोस्टेट ग्लैंड है,
ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड काम क्या रहता है कुछ चीज़ सेक्रेट करना, हार्मोन्स को सेक्रेट किए रहना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड है और इधर सेमिनल वेसिकल है। तो ये सब क्या करते हैं, अपने स्पर्म को और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, प्लस इनके पाथ को थोड़ा सा साफ किए रहते हैं कि आराम से स्पर्म या फिर आराम से स्पर्म क्या हो सके कि इस पाथ से निकल सके। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। जो स्पर्म्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जिसमें डीएनए वगैरह भी होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। और ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पीछे की तरफ लॉन्ग टेल रहता है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, पीछे की तरफ इसके बड़ी सी पूंछ होती है, ठीक है। एंड दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। तो ये जो टेल है इनकी, टेल की हेल्प से ये अच्छे तरीके से मूवमेंट कर पाते हैं और आराम से फीमेल जर्म सेल्स के पास पहुंच जाते हैं। तो कल हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से जो मेल जर्म सेल हैं वो फीमेल जर्म सेल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो कल और अच्छे से क्लियर होगा कि इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आज हम लोग के दो मेन टॉपिक थे, पहला टॉपिक था किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से एक्ट करता है, और दूसरा ह्यूमन बींग्स में। और ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी अच्छे तरीके से डिस्कशन किया कि कैसे स्पर्म सेल कहाँ, स्पर्म या जर्म सेल कहाँ प्रोड्यूस होता है, फिर वो वैस डिफरेंस से कैसे होता हुआ, किस पाइप से होता हुआ पेनिस से निकलता है। वहीं पर तुम्हारी यूरिन की भी पाइप आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं। एक अच्छी रीडिंग जरूर लगा लेना, वरना चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। रीडिंग जरूर लगाओ, और रीडिंग लगाने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लेना। तो इतना काम तुम्हारा रहेगा साइंस का। इसके बाद सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का जो तुम टॉपिक डिसाइड किए हो, ठीक है, तो 4 ही टॉपिक हैं, तो 4 दिन में इसको कंप्लीट करो। इसके साथ मैथ का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन कर लियो, रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हैं उसको आज के दिन कंप्लीट कर लो टाइम पर, ठीक है, 8 बजे भेज देना। चलिए आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।